हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर एक बार 12th लेक्चर में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कल के लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। डियर मैं आपको बता दूं, फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं लेक्चर सुनने के बाद, कोई भी डाउट्स रहता है तो 9454951003 पर आप व्हाट्सअप कर दिया करिए। जो कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप हमको व्हाट्सअप कर दिया करिए। आपकी जो भी समस्या रहेगी, डाउट्स रहेंगे, उसको अगली क्लास में तुरंत क्या करेंगे, दूर कर देंगे। फिर भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो अगली क्लास में आपके डाउट्स या क्वेश्चन क्वेरीज सब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे, तुरंत मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। डियर फिर बता दें, ये थ्योरी की क्लासेस नहीं होती हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट बिहाइंड क्वेश्चन, दोज क्वेश्चन विच are asked in the various competitive examinations such as GATE, ES, SSC, JEE, IS। इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, आरगोर, दुग्गल, इनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं DS कुमार में, उन क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट होते हैं उनके, ताकि मेरा लेक्चर लेने के बाद आपको कोई भी किताब, कोई भी बुक्स सॉल्व करने की, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इस लिहाज से हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आप इसी लेक्चर को बार बार देखें। कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन के पीछे मैंने क्या किया, सारे कंसेप्ट यहाँ बताने का प्रयास किया, जिसके कारण कई लेक्चर हो गए। इसके बाद कल से मैं बात करूँगा हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा लेक्चर शुरू होने वाला है। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की चीज़। आप इस तरीके से मेरे को सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, उससे मेरे को उत्साह मिलता है। तो आइए, आज का जो एक क्वेश्चन आपको मिला होगा, आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइड कंटीन्यूम क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से आए थे। फ्लूइड कंटीन्यूम के बारे में अगर बात करें डियर, तो आपको पता है कि द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड कंटीन्यूम, मतलब फ्लूइड कंटीन्यूम आखिर में है क्या। इसका मतलब है फ्लूइड को क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस। ध्यान देना, एक्चुअली में जब हम किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि उसके जो पार्टिकल हैं वो हर जगह क्या है, सिचुएटेड है, जबकि ऐसा है नहीं। सॉलिड के अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम फ्लूइड में बात करें तो लिक्विड में थोड़ा कम होता है, लेकिन गैसों में अणु क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। मतलब फ्लूइड में, लिक्विड या गैसों में बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, गैसों में तो बहुत दूर होते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, गैप होता है। तो हमें कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमको डेंसिटी प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, डेंसिटी, तो ये देखिए मॉलिक्यूल्स है, ये मान लीजिए फ्लूइड है कोई, तो आप देखिए बीच बीच में क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। और आप कहते हो कि यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वही क्या है, डेंसिटी है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे अगर कहें कि इस पॉइंट पर डेंसिटी बताइए, तो इस पॉइंट पर तो डेंसिटी नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर मास तो है ही नहीं। तो जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, चाहे जो प्रॉपर्टी हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे विस्कोसिटी, जो भी प्रॉपर्टीज है वो तभी डिफाइन है जब आप फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मत बात करिए, क्योंकि डेंसिटी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात मत करिए, मैक्रोस्कोपिक। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम फ्लूइड की डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मास लेते हैं, एक इस तरीके से कंट्रोल की बात करते हैं, छोटा सा जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी लिमिट डेल्टा V टेंस टू 0 dm/d। कहने का मतलब डेंसिटी जो है, हमें बात करते थोड़ा सा मास लेंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम, बहुत कम होगा। तो डेंसिटी जो है, ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक पॉइंट पे डेंसिटी की बात नहीं कर सकते, प्रत्येक पॉइंट पे घनत्व की बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बहुत जगह क्या है, अवकाश है, वाइड्स है। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करेंगे, डेंसिटी को माइक्रोस्कोपिक के लेवल पे बात नहीं करेंगे, बल्कि मैक्रोस्कोपिक। मेरे को कुछ मास लेना पड़ेगा और उसका मास पता करना पड़ेगा, और साथ साथ क्या करना, वॉल्यूम पता करके डिवाइड करेंगे, तब मेरे को डेंसिटी मिलेगी। इसलिए फ्लूइड कंटीन्यूम कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द मैक्रोस्कोपिक व्यू, नॉट माइक्रोस्कोपिक व्यू। आई होप समझ रहे हैं। मतलब फ्लूइड कंटीन्यूम में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले मान लिया जाता है कि फ्लूइड में गैप नहीं है,
मतलब मान लिया जाता है होमोजीनियस है, फ्लूइड को क्या मान लिया जाता है, होमोजीनियस, हर जगह है, मॉलिक्यूल्स हर जगह व्याप्त है। उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वायर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये माना जाता है कि मटेरियल का एबंडेंस हर जगह है। ओके, तब जाके हम कोई भी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए वायर्स हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम डियर अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ तो मास है ही नहीं, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो आप कहते हो कि पानी की डेंसिटी इतना है, वाटर की डेंसिटी इतना है, तो क्या यहाँ पे डेंसिटी है, क्या यहाँ पे मास है, नहीं मास है। तो कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़े दूरी पे जाके आप थोड़ा सा वॉल्यूम लेके वहाँ पे मास की एबंडेंस नहीं है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वाइड नहीं है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि फ्लूइड में क्या वाइड नहीं है, देयर इज नो वाइड। द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें मान लेते हैं कि फ्लूइड कंटिन्यूम में मान लेते हैं कि मास का कंटिन्यूअस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मास है, विदाउट एनी वाइड, विदाउट एनी स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं, तभी जाके फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, वैलिड है। तभी फ्लूइड मैकेनिक्स को क्या मान लेते हैं, वैलिड। ओके, अब बातें हुई, ध्यान देना। तो ये फ्लूइड कंटिन्यूम क्या डील करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कराता। ओके, आप जान गए, आई होप समझ गए। तो ये फ्लूइड में मान लेते हैं कि मटेरियल हर जगह उसकी व्याप्तता है, उसमें वाइड नहीं। ध्यान देना, यही क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा कि फ्लूइड कंटिन्यूम माइक्रोस्कोपिक डील करता है कि माइक्रोस्कोपिक। तो कहोगे मैक्रो मतलब जो आंख से दिखता है, माइक्रो मतलब तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करता, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। आई होप। दूसरी चीज, फ्लूइड कंटिन्यूम में हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि देयर इज नो वाइड, देयर इज नो स्पेस, फ्लूइड के अणुओं के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ध्यान रखना। अब बात है इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, जस्ट लाइक बात करें तो एक नंबर है दैट इज नोन एज द नड्सन नंबर। दिस इज नंबर, जैसे रेनॉल्ड नंबर होता है, मैक नंबर, ऐसे नड्सन नंबर होता है। और नड्सन नंबर इज ए डायमेंशनलेस नंबर, और ये होता है लेमडा अपॉन एल, जहाँ लेमडा क्या है, मीन फ्री पाथ, और एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अभिलाक्षणिक लंबाई। कहने का मतलब है कि जब आपको फ्लूइड की कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, तो आप देखें जो फ्लूइड है वो लिक्विड होगा इधर, या तो गैस होगा। तो आपको एक देखना पड़ेगा, आप वहाँ पे ऐसा एलिमेंट लें, ऐसा मास लें, ऐसा एलिमेंट कंसीडर करें। मान लीजिए पूरा फ्लूइड है और इसमें क्या है, तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप ये मान के चलें, ये छोटा सा एलिमेंट लें। अगर मान लो हमको इसी फ्लूइड की डेंसिटी बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हम एलिमेंट मास ले लें। तो कितना लें, मान लो तालाब के पानी की डेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम कितना स्पेस, ऐसा नहीं कि पूरे तालाब का पानी लेके आप पूरे तालाब का पानी का मास पता कर लो, वॉल्यूम से डिवाइड करो तब डेंसिटी पता, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा ले लो, तो जो थोड़ा सा ले रहे हो आँख से दिख रहा है कि नहीं, आँख से जो चीज़ें आँख से दिखती है दैट मीन द माइक्रोस्कोपिक, और जो सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक। तो कहने का मतलब फिर हम कितना लें, कितना मिनिमम हम ले सकते हैं। मेरा सवाल है कितना मिनिमम ले सकते हैं मास। तो कहता है कि ऐसा आप मास एज्यूम करिए, ऐसा आप लीजिए, ऐसा लीजिए, मान लीजिए ये डियर क्या होगी, ये जो है ये क्या है, ये इसकी लेंथ कही जाएगी, लेंथ होगी मतलब डायमेंशन होगी, दैट इज नोन एज द डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नोन एज द डायमेंशन। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की डिफिनीशन हर जगह अलग अलग दी गई है। मान लीजिए मैंने जो लिया यही हो गया लेंथ इसकी, मान लिया बाय द वे ये होगी लेंथ, डायमेंशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आप कह सकते हैं इसी को, और डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है, यही कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है। तो कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, ध्यान रखना, तो लेमडा, तो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आई होप समझ गए। लेमडा क्या है, लेमडा को कहा जाता है मीन फ्री पाथ। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आप समझ गए, जो आप एज्यूम कर रहे हो, जितना एलिमेंट ले रहे हो। मैंने कहा ना अपनी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा लेंगे, तो कितना मिनिमम वॉल्यूम ले सकते हैं। तो कहता है इतना मिनिमम वॉल्यूम आप लीजिए, इतना लीजिए कि जो ले रहे हो उसकी जो डायमेंशन है दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो है, वो क्या होना चाहिए अभी बता रहा हूँ। तो कहता है कि जो लेमडा क्या है, लेमडा को कहा गया मीन फ्री पाथ, मतलब जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस ही देखिए पूरा यहाँ पे गैस है, तो हमने एज्यूम कर लिया ए है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स
टू सक्सेसिव जब कोलिजन करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गए टकराए फिर यहाँ जाके टकराए, टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टक्कर में जो जितना वो मिनिमम दूरी तय करते हैं दैट इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। समझिए, मुक्त ये हो गया, मीन मतलब मार्ग, मुक्त पथ। जैसे यहाँ था, ये था, ये था, तो यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आ गए, तो ये जो है आपका पहला है टक्कर, 1 2, तो जो ये चलते हैं दैट इज नोन एज द लैम्डा। वही है मीन फ्री, मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान, दो लगातार टक्कर के दौरान जितना वो चल लेते हैं दैट मीन दिस डिस्टेंस इज नोन एज, जो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम कहते हैं टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो चली गई औसत होती है दूरी, जस्ट लाइक इसको जोड़ के आधा कर दें या हम यही कह दें, तो जो चली गई दूरी होती है, अगर कोई पूछता व्हाट इज दिस, द डिस्टेंस कवर बाई एनी मॉलिक्यूल इन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार टक्करों के द्वारा किसी तरल के अणु द्वारा चली गई जो औसत दूरी है मीन, वही को क्या कहा गया, लैम्डा कहा गया। ठीक है ना डियर, ओके। तो अब ये मेरा कहने का मतलब डियर ये लैम्डा हो गया, आई होप समझ गए। तो कहता है कि जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा होना चाहिए वो यल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहली चीज, लैम्डा जो होना चाहिए वो हमेशा यल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब जो आप ले रहे हो डेंसिटी, मान लो डेंसिटी निकालना है, तो जो आप स्पेसिमेन ले रहे हो उसकी जो डायमेंशन होना चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होना चाहिए वो, और जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो मीन फ्री पाथ होना चाहिए वो लैम्डा उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर आप डेंसिटी को परिभाषित नहीं कर। तो ये जो एलिमेंट आप ले रहे हो ये कैसा हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया, छोटा थोड़ा सा बड़ा सा तो लोगे। आइयो अब देखिए दैट इज नोन एज द, यही डियर क्या है, नड्सन नंबर। इन दोनों का रेशियो क्या है, नड्सन नंबर। तो कहीं भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है या फ्लूइड अगर है तो लैम्डा अपान यल आप निकाल लीजिए, और ये जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज द नड्सन नंबर। आई होप समझ गए हम। तो डियर मैं जस्ट जल्दी से आपसे बात करता हूँ, और ये वैल्यू आगे आती है डियर, मैं बता दूँ ये वैल्यू होती है डियर, आपको बता दें KB T अपान √2 पाई d² PL, जहाँ पे KB है 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन। डियर ये क्या है, बोल्टेजमैन कांस्टेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द बोल्टेजमैन कांस्टेंट। और बोल्टेजमैन कांस्टेंट की वैल्यू हर कोई जानता है। T क्या है, वो जो हमारा फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है। D क्या है, जो फ्लूइड के पार्टिकल है उनका क्या है, डायमीटर। जो फ्लूइड के पार्टिकल है उनका क्या है, डायमीटर है। P क्या है, प्रेशर है। L क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो अगर ये भी वैल्यू आपको पता है तो आप नड्सन नंबर किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई होप। तो अगर नड्सन नंबर, ध्यान रखना, अगर नड्सन नंबर का मान डियर, अगर नड्सन नंबर का मान 0.001 से कम है तभी फ्लूइड कॉन्टिनम क्या है, वैलिड है। कॉन्टिनम वैलिड है, कॉन्टिनम वैलिड है, मतलब तभी आप डेंसिटी जैसे पैरामीटर को आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मतलब नड्सन नंबर का मान अगर ये वैल्यू आप निकालते हो, नड्सन नंबर का मान 0.01 से कम है तभी फ्लूइड कॉन्टिनम क्या है, वैलिड है। अगर मान लीजिए नड्सन नंबर का मान डियर, नड्सन नंबर का मान 0.01 से ज़्यादा हो पर 0.1 से कम हो, तो ऐसा जो भी फ्लूइड होगा वो फ्लो कर रहा होगा, और उस प्रवाह को हम बोलते हैं स्लिप फ्लो। क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो। स्लिप फ्लो बोलते हैं, ऊपर लिख देता हूँ। और अगर ये 0.1 से ज़्यादा हो, 0.1 से ज़्यादा हो नड्सन नंबर, बट 0.1 से ज़्यादा हो बट 10 से कम हो, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, या ट्रांजिशन स्टेट में हमारा क्या है, फ्लूइड है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहीं पे डियर, अगर यही नड्सन नंबर का मान हमारा ज़्यादा हो जाए, ये नड्सन नंबर का मान ज़्यादा हो जाए, मान लो कोई फ्लूइड ऐसा है जिसमें नड्सन नंबर का मान 10 से ज़्यादा है, और अगर 10 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, और जिसकी स्टडी ऑलवेज किया जाता है स्टडी अंडर KTOG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। जो आपने इंटरमीडिएट में जब थे तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ा था, याद होगा, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़े थे, मीन फ्री पाथ पढ़े थे, मुक्त पथ।
काइनेटिक थ्योरी। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मान लिया जाता था कि नड्सन नंबर, वहाँ पे जो भी आपको केटीओजी पढ़ाया गया वहाँ पे नड्सन नंबर का मान 10 से ज़्यादा था। आप देखे होंगे वहाँ पे, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जब केटीओजी पढ़ रहे थे, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आप पढ़ रहे थे, तो ये छोटा सा ऐसे कंटेनर बनाया गया था, याद होगा। और इस पे क्या करते थे, एक एज्यूम करते थे, और इस पे क्या पता करते थे, प्रेशर पता करते थे, VRMS निकालते थे, सारी बातें करते थे। तो वहाँ पे क्या था कि नड्सन नंबर का मान क्या था, 10 से ज़्यादा था। तो ऐसे को बोला जाता है। तो वहाँ पे जो भी आप उस प्रवाह को, जो गैसें इधर उधर फ्लो करती थी, तो उस प्रवाह को फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कहते हैं। और इसकी स्टडी हम कहाँ करते, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो आपने देखा कि नड्सन नंबर का मान अगर 0.01 से कम है तब हमारा फ्लूइड क्वांटिटम वैलिड है, और अगर नड्सन नंबर का मान 0.01 से ज़्यादा है लेकिन 0.1 से कम है तो ऐसे फ्लो को हम स्लिप फ्लो बोलते हैं, और एग्जाम में आया है। बट इसका मतलब है कि फ्लूइड कंटीन्यूम तब वैलिड नहीं है। फ्लूइड कंटीन्यूम तभी वैलिड होगा जब नड्सन नंबर का मान 0.01 से क्या होगा, कम होगा। आई होप आप चीज़ें समझ में आ गया। मतलब फ्लूइड कंटीन्यूम जो है ये कहता है कि फ्लूइड इज कंटीन्यूअस, मतलब हर जगह मान के चला जाता है कि फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह हैं, कहीं वाइड नहीं है, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो गैप। तो इफ यू स्टडी द फ्लूइड मैकेनिज्म देन वी एज्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम, सबसे पहले हमें मान के चलते हैं कि नड्सन नंबर का मान 0.01 से कम है, देयर इज नो गैप, देयर इज नो स्पेस। आई होप समझ में आ गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है फ्लूइड कंटीन्यूम। तो ये छोटी सी हाइपोथेसिस है, ये आपने सीख लिया। ओके, अब एक चीज़ और आपको बता दें जल्दी से आगे डियर। आगे एक बात और है कि ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जस्ट लाइक अगर बात करें कि वाटर, कल आपसे बोला था कि जो वाटर है एयर से 50 टाइम्स क्या है, विस्कस है। वाटर जो है, वाटर की विस्कासिटी एयर से कितना गुना है, 50 गुना। और फिर बात कर लें, और याद रखना जो कैस्टर ऑयल है 1000 टाइम्स होता है। कितना होता है, 1000। जबकि आपका क्रूड ऑयल आपको बता दें, जो क्रूड ऑयल है वो 10 टाइम्स होता है। कितना होता है, 10 टाइम्स होता है। और जबकि आपको बता दें गैसोलीन जो है 1/3। तो ये याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि कैस्टर ऑयल वाटर से कितना गुना विस्कस है, तो कहोगे क्या 1000 टाइम्स, और क्रूड ऑयल 10 टाइम्स, और जबकि वाटर क्या है एयर से 50। ये याद रखना, सीधा सीधा डाटा याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आगे एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को भेजा था, पूछा था कि मार्गोनी इफेक्ट क्या होता है। मार्गोनी इफेक्ट याद रखना, मार्गोनी इफेक्ट पूछा था, व्हाट इज नोन एज मार्गोनी इफेक्ट। तो डियर बता दें कि मार्गोनी इफेक्ट कुछ नहीं है, जो सर्फेक्टेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे लिक्विड ऐसे सॉलिड जिनको किसी दूसरे लिक्विड में मिला दें, ऐसे लिक्विड या ऐसे सॉलिड, ऐसे सब्सटेंस जिनको किसी दूसरे लिक्विड में मिला दें, अगर वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको कहा जाता है सर्फेक्टेंट कहा जाता है। और ये क्या, यही सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, अगर उसमें सर्फेक्टेंट मिला देते हो तो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और आप जानते हैं ये जो आपको मिलेंगे, दीज आर नोन एज, ये जो है आपको इनऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं डियर, या कहें एम्फिलिक्स एसिड्स जो होते हैं, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं या एम्फीफिलिक एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज क्या कहा जाता है, इसी को सर्फेक्टेंट कहते हैं। और जो ये प्रभाव देखने को मिलता है, इसको मार्गोनी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक आगे अगर बात करें, दूसरी बात और ये भी बता दें कि जो हमारे इनऑर्गेनिक, ये भी याद रखना, इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे NaCl नमक, तो जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, अगर इनको आप क्या करते हो, किसी लिक्विड में मिलाते हो, तो ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बट व्हाट इज सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, जो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, मार्गोनी इफेक्ट आप समझ गए, जो इसका सीधा रिश्ता किससे है, सर्फेक्टेंट से। ओके, यहीं पे तो इसका मतलब इनऑर्गेनिक
जो साल्ट हैं अगर उनको आप क्या करते हो किसी लिक्विड में मिलाते हो, जैसे वाटर में मिला देते हैं, तो क्या करते हैं सरफेस टेंशन को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। याद रखना, मेरी बात को याद रखना, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर किसी लिक्विड में आप क्या करते हो घोलते हो और वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, तो याद रखना वो सरफेस टेंशन क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, चाहे वो इम्प्यूरिटीज़ क्यों। और ऐसे सब्सटेंस जिनको घोलते हो वो पूरी तरीके से नहीं घुलते हो, तो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं घटा देते हैं। पूरी तरीके से नहीं घुलते या कम मात्रा में घुलते हैं, सरफेस टेंशन को क्या करते हैं घटा देते हैं। ओके, तो आप देख रहे थे कि सरफेस टेंशन, तो मैंने आपको बता दिया कि जो इनऑर्गेनिक कहने का मतलब जो इनऑर्गेनिक आपने देखा कि इनऑर्गेनिक अगर एसिड है या आप ये कहें कि एम्फीफिलिक एल्कोहल है, ये लोग क्या करते हैं सरफेस टेंशन को क्या करते हैं घटा देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर्फेक्टेंट बोलते हैं। और जो सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं वो क्या थे इनऑर्गेनिक साल्ट, ये याद रखना। मतलब बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ हैं आपको बता दें जिनको अगर लिक्विड में मिलाते हो, किसी भी लिक्विड में मिलाते हो, तो सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। लेकिन बस ज़रूरत है कि वो जो अशुद्धि होनी चाहिए पूरी तरह घुली होनी चाहिए। आई होप समझ। और जो अल्प मात्रा में घुली होती है या बिल्कुल नहीं घुलती है, चाहे वो जैसे कोई लिक्विड में आप मिलाते हो ना, ऑयल मिलाते हो, पूरी तरीके से नहीं घुलता, तो वो क्या करता है सरफेस टेंशन को घटा देता है। इसी तरीके से जो कपूर है, कपूर पूरी तरीके से लिक्विड में नहीं घुलता। सॉफ्ट पूरी साबुन जो होता है, साबुन पूरी तरीके से नहीं घुलता। डिटर्जेंट पूरी तरीके से नहीं घुलता, तो सरफेस टेंशन को क्या करता है, पानी के सरफेस टेंशन को क्या करता है घटा देता है। आई होप सो। यहाँ पे सिर्फ बताने का मतलब था मार्गोनी इफेक्ट। आगे मैं अगर बात करूँ, अगला आ रहा है आपका कि जस्ट हम जान लें कि अगर जस्ट लाइक अगर बात करें, अगर कोई पूछता है कि बताइए मरकरी का सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, क्योंकि मरकरी के अणुओं के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है। और आप जानते हो सरफेस टेंशन का मेन कारण क्या है, कोहेसिव फोर्स है। तो हम अगर बात करें तो मरकरी का सरफेस टेंशन जल्दी से लिख देते हैं 487 मिली न्यूटन पर मीटर, ये याद रखना मिली न्यूटन। और अगर बात करें एथनॉल की, एथनॉल का होता है 22.27 मिली न्यूटन पर मीटर। याद रखना ग्लिसरॉल का होता है ये होता है आपका 29, मतलब ये हो गया आपका 63 मिली न्यूटन पर मीटर। जबकि वाटर का आपको बता दें, वाटर का हो जाता है आपका 71.97, वही आप जानते हैं मिली न्यूटन पर मीटर। आपको एक बात बता दें कि अगर एथनॉल प्लस वाटर कर देते हैं, मतलब वाटर में अगर एथनॉल की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं, तो याद रखना सरफेस टेंशन क्या होता जाता है, सरफेस टेंशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता है, घटता है, क्योंकि एथनॉल है ना, एथनॉल है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप ऐसी चीज़ें मिला रहे जो सरफेस टेंशन को घटा रहे, तो क्या हो गए, सर्फेक्टेंट हो गए। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने देखा था कि जो इनऑर्गेनिक जो आपसे बोला था ना एसिड या आपने एम्फीफिलिक एल्कोहल, वो क्या करते हैं सरफेस टेंशन को घटा देते हैं। तो एथनॉल को अगर पानी में मिलाते हो तो ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है। ओके भाई, आई होप समझ गए। ये याद रखना डियर, जल्दी से मैं आगे बता देता हूँ। इसी तरीके से अगर बात करें, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि ये बताइए, बट मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, कंटैक्ट एंगल पूछ रहा था। कंटैक्ट एंगल क्या होता है? तो डियर वो किसके कंटैक्ट एंगल, पीछे जाके मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो कंटैक्ट एंगल क्लियर हो जाएगा। पहला लेक्चर देख लें, इसलिए जितने भी लेक्चर पढ़ा चुका हूँ उसको कई बार आप देखें, आपको सारे डाउट्स सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बट मैं कंटैक्ट एंगल वो जो पूछ रहा था उसको बता देते हैं। वो पूछ रहा था कि सर वाटर और ग्लास के बीच का कंटैक्ट एंगल कितना होता है? तो डियर एक बात बता दें, 0.8 डिग्री होता है, लेकिन मैंने लेक्चर में बताया, लेकिन जो वाटर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, टैप वाटर मतलब नल वाला पानी। लेकिन अगर यही वाटर डिस्टिल्ड है या प्योर है तो एंगल कितना होता है, कंटैक्ट एंगल स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। अगर वाटर की जगह यहीं पर एथनॉल तो इसका ग्लास के साथ याद रखना 0 डिग्री का कोण बनता है। और वाटर की जगह यहीं पर वाटर ना होके या एथनॉल ना होके अगर मैं बात करूँ ग्लिसरॉल तो याद रखना ग्लिसरॉल का भी ग्लास के साथ कितनी डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। डियर जस्ट लाइक आई होप ज़्यादातर कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं तो डाउट्स की बात कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एथनॉल ग्लास से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0। ग्लिसरॉल ग्लास के साथ कितने का बनाता है, 0। वाटर ग्लास के साथ कितना बनाता है, 8 डिग्री। लेकिन याद रखना मेरी बात को, अगर टैप वाटर है तभी 8 डिग्री बनता है, लेकिन अगर वाटर प्योर है डिस्टिल है तो कितना बनता है, 0। एक बच्चे ने और क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर क्या, ठीक है सर 0 तो हमको एंगल मिल गया, तो क्या सर, अच्छा उसने पूछा कि वाटर, हमने बताया है जस्ट लाइक वाटर और मरकरी
मरकरी और ग्लास के बीच का एंगल कितना होगा। तो डियर ये आपको पता होगा 132 डिग्री से लेकर 134 डिग्री के आसपास वेरी करता है। ऑप्शन में देखिएगा 132, 134, 136 के आसपास रहेगा, मार दीजिएगा, क्योंकि आपको बताया था टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या होता है, जैसे सरफेस टेंशन परिवर्तित होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, कोहेशन घटेगा, तो पक्की बात सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस द्रव में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कोहेशन। अरे भाई साहब, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कोहेशन घटेगा, तो पक्की बात सरफेस टेंशन घटेगा। तो जिस तरीके से डियर मैं बात करूं कि टेम्परेचर सरफेस टेंशन को प्रभावित करता है, वैसे कॉन्टैक्ट एंगल को प्रभावित करता है। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, बट उस बच्चे का क्वेश्चन ये था, तो इसीलिए टेम्परेचर के अनुसार ये वैल्यू क्या हो रही है, 132 डिग्री आपके रूम टेम्परेचर पे मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पक्की बात है वैल्यू क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। आइए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन उस बच्चे का था कि सर क्या कोई ऐसा फ्लूइड है जिसका सॉलिड के साथ कांटेक्ट एंगल 180 हो सकता है। हाँ मेरे पास है, वो वाटर है। वाटर का जो टेफ्लॉन के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है, 180। वाटर और टेफ्लॉन के बीच का जो एंगल होता है, वाटर और टेफ्लॉन के बीच का जो एंगल होता है वो कितना कांटेक्ट एंगल, 180। और प्योर वाटर का अगर बात करें ग्लास के साथ तो कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, ये याद रखना। तो वाटर और टेफ्लॉन के बाद आई होप समझ में आ गई बात। आगे बात करता हूँ। अब जस्ट लाइक थोड़ा सा आए, ये होता है कि ये क्वेश्चन है बॉन्ड नंबर क्या होता है, बॉन्ड नंबर। जैसे डियर आपको अभी नर्सल नंबर अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसी तरीके से एक बॉन्ड नंबर होता है, बॉन्ड नंबर होता है। और बॉन्ड नंबर कुछ नहीं होता है, याद रखना, ग्रेविटी फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, ग्रेविटी फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। तो देखा बॉन्ड नंबर होता है डियर, बॉन्ड नंबर होता है ग्रेविटी फोर्स और सरफेस टेंशन का क्या होता है, रेशियो होता है डियर। इसी तरीके से अगर बात करें, एक नंबर होता है कैपिलरी नंबर क्या होता है, कैपिलरी। जैसे आपने रेनॉल्ड नंबर पढ़ा होगा, आयलर नंबर पढ़ा होगा, ये सारे नंबर्स के बारे में बात कहाँ करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में। बट कैपिलरी नंबर क्या है, तो कैपिलरी नंबर होता है विस्कस फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। विस्कस फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, मतलब विस्कस फोर्स श्यान बल और सरफेस टेंशन के अनुपात को क्या बोलते हैं, कैपिलरी नंबर बोलते हैं। बॉन्ड नंबर क्या है, ग्रेविटी फोर्स और सरफेस टेंशन के अनुपात को क्या बोलते हैं डियर, ये बॉन्ड नंबर है। ये बस जानते रहिए, एग्जाम में कहीं ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आपको किसी दूसरी किताब या कहीं भटकना ना पड़े। अगर मेरे से आपने पढ़ लिया तो कहीं आपको कंटेंट की कमी ना हो, समझ रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन। एक दो बच्चों ने भेजा क्वेश्चन कि बताइए कि सर ये किस प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोहेशन के कारण सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन लिक्विड का गुण है, तो कहने का मतलब सरफेस टेंशन क्यों आता है, कोहेशन के कारण। कैपिलरिटी किसके कारण आता है, कोहेशन और एडहेशन दोनों के कारण आता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आता है कि कैपिलरिटी लिक्विड की किस प्रॉपर्टी के कारण आता है, तो देखो ये लिक्विड में प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, वेपर प्रेशर है। तो कहने का मतलब कंप्रेसिबिलिटी है। तो आपको ये बात कहना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी पूछ रहा है, लिक्विड के किस गुण के कारण कैपिलरिटी का एक्शन आता है, तो गुण की बात कर रहा है। तो गुण कौन होगा, सरफेस टेंशन होगा। लेकिन अगर ये कहता है कि सरफेस टेंशन इज कैपिलरिटी इज ड्यू टू, मेरा सवाल समझिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है सरफेस टेंशन किसके कारण आता है, कोहेशन के कारण, लेकिन कहता है कैपिलरिटी किसके कारण आता है, कोहेशन एडहेशन दोनों के कारण। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि कैपिलरिटी लिक्विड की किस प्रॉपर्टी के कारण आता है, तो मारोगे सरफेस टेंशन ऑप्शन मारोगे, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, तो अब सवाल ये था, मेरा सवाल ये कि जो हमारा कैपिलरिटी है, पीछे बताया हूँ, क्वेश्चन क्या है कि कैपिलरिटी के कुछ व्यवहारिक उपयोग है, मैंने बताया भी था, फिर बता दे रहा हूँ। और साथ साथ सरफेस टेंशन आपको व्यवहारिक उसका उपयोग कहाँ दिखेगा, तो याद रखना सरफेस टेंशन के कारण कहाँ कहाँ घटनाएं देखने को मिलेंगी। सरफेस टेंशन किसी स्थैतिक लिक्विड का वह गुण है जिसके कारण कोई द्रव की मुक्त सतह अपनी फ्री सरफेस को मिनिमम करने का प्रयास करती है, या कोई जो ड्रॉप्स होती हैं अपना आकृति के, जो लिक्विड की ड्रॉप होती है कैसा आकृति होती है, गोल, मतलब गोल इसलिए होती है कि अपने आयतन को मिनिमम करने का प्रयास करती है, जिसके कारण आप जानते हो किसी निश्चित आयतन के लिए गोले का वक्रपृष्ठ न्यूनतम होता है, इसी कारण। तो देखिए सरफेस टेंशन आपको कहाँ कहाँ दिख जाएगा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखेगा, तो लिख देता हूँ। इसी कारण लेड शॉर्ट्स बनते हैं, लेड शॉर्ट्स बॉल बीयरिंग के, टीयर वाइन आपको दिखेगा, लावा लैंप आपको दिखेगा। इसी के कारण वाटर स्ट्राइडर
स्ट्राइडर, इसी के कारण कह सकते हैं वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम टैप, टैप की बात कर सकते हैं, वाटर बीडिंग ऑन लीफ, लीफ की बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है, स्फेरिकल होती हैं। पत्तियों पे देखिए छोटी छोटी बूंदें आपको दिखेंगी, जो नल होता है उससे छोटे छोटे देखिए बूंद क्या करते रहते हैं, टपकते रहते हैं। टैप वाटर बीडिंग, ड्रिपिंग वाटर बीडिंग ऑन लीफ, लेड शॉट्स गोले, टीयर वाइंस, लावा लैम्प, वाटर स्ट्राइडर, ये सारी चीज़ें आपको मच्छर जो होते हैं द्रव की सतह पे तैरती। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत पतली सुई जो होती नीडल वो क्या करती रहती, या बहुत हल्के फुल्के पत्ते वो देखिए आपको क्या है पानी पर क्या करते रहते, तैरते रहते। ये सब किसके कारण है, सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो लगता है बल वो क्या करता है, उसको बैलेंस कर लेता है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि नीडल क्यों फ्लोट करती है, नीडल तो, या बहुत हल्के पत्ते पेड़ पौधों के पत्ते तालाब में क्यों फ्लोट करते हैं, जो मच्छर होते कैसे, उस सरफेस टेंशन के कारण। ठीक, आई हो ये सारी एग्जांपल्स आप ध्यान। इसी तरीके से आपसे पूछता है कैपिलरिटी का कारण, कैपिलरिटी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कैपिलरिटी का इफेक्ट, तो ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूँ कैपिलरिटी कहाँ कहाँ। हाँ, और एक चीज़ सरफेस टेंशन के कारण एक बात और बता दें, जो बॉल पेन होता है, क्वेश्चन पूछता है बॉल पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो याद रखना बॉल पेन जो होती है वो आपके सरफेस टेंशन पे क्या करती, काम करती है, सरफेस टेंशन पे काम करती है। क्योंकि छोटा सा क्या होता है, गोल होता है, आगे लगा रहता है नीडल, वो क्या करता है, बाल होता है ना, तो उसी के ऊपर लिक्विड क्या करता है अपना, चढ़ जाता है। क्योंकि लिक्विड हमेशा क्या चाहता है, हमेशा अपनी एरिया को मिनिमम करने के चाहता है, इसलिए उस पर क्या करता हो, लिपट जाता है। ओके, तो कहने का मतलब बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है डियर, वो आपका सरफेस टेंशन के फिनोमेना में काम करता है। तो ये चीज़ें आपको जहाँ जहाँ सरफेस टेंशन, बहुत जगह ऐसे यूजेज है जहाँ पे, जैसे आप देखिए लिक्विड की जेट जब निकलती है तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, उसके पीछे कारण क्या है, सरफेस टेंशन। वैसे आप कह रहे हो कि लिक्विड हमेशा क्या चाहता है, स्फेरिकल चाहता है। वो कब स्फेरिकल होना चाहता है, तब जब वो स्थैतिक हालत में, अगर कहीं लिक्विड की एक ऐसे गिरा दो लिक्विड कहीं, तो देखो कि तुरंत क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अब चूंकि वो भी जो लिक्विड की जो जेट है, जब पिचकारी से आप देखते हो लिक्विड निकलता है, तो अगर वो रुका होता तो वो गोल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, इस शेप में हो जाएगा। लेकिन इस साइड तो कोई वेलोसिटी नहीं ना, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, तो इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो सीधा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। आई होप समझ रहे हैं। ओके, अब देखो कैपिलरिटी का इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा और इसका एप्लीकेशन कहाँ आपको दिख रहा है। देखो कैपिलरिटी का इफेक्ट दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, और साथ साथ इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन भी बहुत जगह है। आइए देखते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप देखा होगा ऑयल राइजेज इन विक्स ऑफ लैम्प। लैंप जो होता है गांव में देखा होगा, लालटेन के फीते में क्या होता है, आप देखते हो मिट्टी का तेल चढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत पतली पतली क्या होती है, केसनल क्या होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हेयर वाले पेंट्स होते हैं, पेंट ब्रश, आप देखिए जो ब्रश होता है, ब्रश तो उसमें देखिए ऐसे क्या होता है कि हमारा पेंट क्या करता है, इसी में ऐसे चढ़ जाता है। इसी तरीके से आप पेड़ पौधों में जो कहने का मतलब नीचे ज़मीन से, अर्थ से उसकी पत्तियों तक जो पानी पहुंचता है, सैप, वो भी किसके कारण होता है। ये साथ साथ हम अगर बात करें आगे, जो आप स्ट्रा लेते हो, स्ट्रा का मतलब होता है, जब आप स्ट्रा की बात करें, जैसे आप देखिए कभी जब हम कोई जूस पी रहे होते हैं, तो ये मान लीजिए गिलास है डियर, गिलास में आपने क्या किया, गिलास में आप एक पतली सी स्ट्रा डाल दीजिए, स्ट्रा। तो अगर बहुत पतली है, जैसे आप डालते हो तो आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। क्या है इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, ये जो इतना चढ़ गया, थोड़ा सा चढ़ा, वो किसके कारण, कैपिलरिटी एक्ट। तो स्ट्रा में ये आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ जो बात करें कि जो मच्छर होते हैं, अब मच्छर क्या करते हैं, हमारे इसमें छेद करते हैं, तो छेद करते हैं उनमें देखिए बहुत पतला सा होता है, बहुत पतला सा, ऐसा थोड़ी है स्ट्रा जो होता है उसको तो मुंह में लगा के हम चूसते हैं। लेकिन अगर बात करें कि जो हमारे मच्छर होते हैं उनका जो मुंह होता है बहुत पतला सा, वो सिर्फ क्या करते हैं, सीधा पिनेट्रेट करते हैं, और चूंकि बहुत पतला होता है जिसके कारण वो क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है। सेम ऐसे आप देखेंगे जो हमारे पक्षियाँ होती हैं, जिनके चोंच होते हैं बहुत पतले से, वो भी जब करते हैं तो क्या होता है, द्रव में सीधा अंदर आ जाता है। मतलब आई होप समझ रहे। स्ट्रा में आप देख लें, हम खींचने की बात नहीं करें, जब आप डुबोते हैं तब देखते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। इसके साथ साथ तो स्ट्रा आपने देख लिया, और जो फाउंटेन पेन है, जो फाउंटेन
पेन है, वहाँ पर भी आपको कैपिलरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तौलिया को जब आप डुबोते हो तो उसमें क्या होता है, चढ़ जाता है। क्रोमोटोग्राफी, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोटोग्राफी भी कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। तो ये जो है, तो कैपिलैरिटी किसके कारण होता है, एडहेशन कोहेशन के कारण, बट किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। और ये आपके एप्लीकेशन कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं इसके क्या दिख रहे हैं, आपको यूजेस दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया आपका। जितने भी क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं मैंने बता दिया। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि अब तक इतने लेक्चर कैसे लगे आपको। क्या आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं? हाँ, न्यूमेरिकल कुछ बड़े हैं, गेट के जो कोन टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। जब विस्कस फ्लो आएगा तो थोड़ा सा बाउंड्री लेयर आएगा तो वहाँ भी आपको बताएंगे, उसके लिए परेशान। या किसी दिन हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेके जो कहने का मतलब ईएस के मेंस में क्वेश्चन आए उनको भी हम बता देंगे। बट जो कंसेप्ट था, जो बेसिकली कंसेप्ट थे, उन सारे कंसेप्ट को एक एक करके हमने क्या किया, उसको आपको बता दिया, ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। तो लेक्चर को बार बार देखिए और कोई भी डाउट हो मेरे को ज़रूर बताइए। इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू।